बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर सिबगतुल्ला। आज हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं इस न्यू चैप्टर का, और आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है एनर्जी। ठीक है, कि एनर्जी किसे कहते हैं, एनर्जी के टाइप्स क्या हैं, और हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो चलें, मज़ीद हम टाइम को कंज्यूम नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ ही चलते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड लेक्चर। मैंने स्क्रीन आपके साथ शो की है नोट्स की। आई होप दैट इट इज़ विजिबल फॉर यू। तो सेकंड लेक्चर में हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है एनर्जी। हम एनर्जी किसे कहते हैं? सिंपल, आप नीचे क्लास में पढ़ चुके हैं वैसे भी, कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी होती है कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी? कैपेसिटी किसी की बॉडी की होती है, लेकिन वो क्या करे, उस कैपेसिटी से वर्क करे। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई मैं अगर वर्क करने की सलाहियत में हूँ, ठीक है, यानी कि मुझ में एबिलिटी है टू डू वर्क। अगर मुझ में एबिलिटी होगी टू डू वर्क, इट मीन्स व्हाट, दैट आई हैव सम एनर्जी टू परफॉर्म द वर्क और टू डू द वर्क। मेरे पास एनर्जी है, तो मैं ये जो एबिलिटी टू डू वर्क कहता हूँ ना, तो एबिलिटी टू डू वर्क का क्या मतलब है? दैट आई हैव एनर्जी, मेरे पास एनर्जी है। तो एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ पर मैंने सिंपली वर्ड्स में लिख दी है कि एबिलिटी टू डू वर्क। अच्छा, उसके बाद मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि आप एनर्जी को विदाउट वर्क डिफाइन नहीं कर सकते। ये तो आपने जहन में रखनी है। एनर्जी नेवर बी डिफाइंड विदाउट वर्क। मतलब आपके जहन में ये हो कि एनर्जी की कोई ऐसी डेफिनेशन आ जाए जिसमें वर्क का कॉन्सेप्ट ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी और वर्क का आपस में एक फंडामेंटल रिलेशन है। उसी रिलेशन को हम आगे वर्क एनर्जी थ्योरम में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने जो है वो अनदर पॉइंट यहाँ पर नोट कर दिए कि जब भी कोई बॉडी वर्क करती है ना, जब भी हम किसी भी बॉडी पर कोई वर्क करते हैं, whenever we have to do the work on any body or perform the work on any body, we store in it an amount of energy equal to work done। हम दर हकीकत क्या करते हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी उसमें स्टोर करते हैं जो किसके बराबर होती है? वर्क डन के बराबर होती है। जैसे अगर सिंपली मैं आपको कहूँ कि भाई मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, मेरे पास एक कार है, एक गाड़ी है, कोई भी चीज़ है जो इनिशियली मतलब किसी न किसी रफ्तार के साथ जा रही है, तो इस कार की इनिशियली कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, और इस कार की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? वो बराबर हो जाएगी 1/2 mv²। ठीक है, अब हमने क्या किया? अब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, यानी कि वर्क डन किया, और इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। यानी कि हमने जो इस पर वर्क डन किया, उसने क्या किया? उसने इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया, डेल्टा के ई। यानी कि आप जो उस पर वर्क डन करेंगे वो दर हकीकत और कुछ भी नहीं होता, वो किसी न किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में तब्दील हो जाता है। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं कि मेरे पास ये ग्राउंड का लेवल है, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे हाथ में कोई भी एक चीज है, मतलब कोई भी एक ईंट ले लें, ठीक है, ब्रिक ले लें। मैंने इस ब्रिक को जो है वो ऊपर की तरफ फेंका, और ऊपर की तरफ एक और पॉइंट है जिस पर ये ब्रिक जो है ना वो वहां पर आ गई, मतलब छत के ऊपर कोई भी चीज है जहां पर ब्रिक वो रुक गई। तो अब मैंने जो इस पर वर्क डन किया था ना ब्रिक में, वो किस में कन्वर्ट हो गई? वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यानी कहने का मतलब ये कि हम जो परफॉर्म वर्क करते हैं ना किसी भी बॉडी के ऊपर, तो उसका दर हकीकत मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आप उसमें एक अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। किसके बराबर होगी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी? वर्क डन के बराबर। यानी कि अगर आप 10 जूल उस पर वर्क डन कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी भी 10 जूल स्टोर हो रही है। अगर 50 जूल उस पर वर्क डन कर रहे हैं तो एनर्जी भी 50 जूल जो है ना वो उसमें क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, वर्क और एनर्जी का कॉन्सेप्ट इस लाइन के हिसाब से। उसके बाद हम बात करते हैं काइनेटिक, अच्छा, टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में। मैं सिंपल सा रिलेशन आपको समझा देता हूँ, मजीद इसको डिस्कस नहीं करूंगा, बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी उस एनर्जी का नाम होता है जो किसकी वजह से हो? ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी। यानी कि कोई भी एक बॉडी है जिसका मास m के बराबर है और वो मूव कर रही है विथ वेलोसिटी v, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है 1/2 mv²। ये कहाँ से ड्राइव होती है? आप इस चीज को छोड़ दें, हम डायरेक्ट सिर्फ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाएंगे। उसके बाद अगर पोटेंशियल एनर्जी को, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स आने वाले हैं, तो थोड़ा सब्र रखिएगा, मैं मुख्तलिफ फॉर्म्स पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्लेन करता जाऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से स्टोर हो जाए, लेकिन वो पोजीशन हम कहाँ से डिस्कस करेंगे? विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ। जमीन के सरफेस के हिसाब से हम उस पोजीशन को डिस्कस कर लेंगे। यानी कि मेरे पास ये ग्राउंड का सरफेस जमीन है, ठीक है, तो ये जमीन का सरफेस है, और हमने क्या किया? हमने किसी भी बॉल को जो है वो जमीन के सरफेस से ऊपर फेंक दिया सर्टेन हाइट पर, यहाँ पर।
तो बदले में क्या हुआ, इसने इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो गई जो किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है, लेकिन किसके हिसाब से, विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर इस बॉडी का जो मास है वो m के बराबर है, इसने हाइट कवर की है h के बराबर, तो जमीन के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगती है जिसको हम g कहते हैं। तो इस पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, mgh के बराबर हो जाएगी। तो ये थोड़े से सिंपल से कॉन्सेप्ट आपको याद करने हैं अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी में अगर मास को कांस्टेंट रखा जाए, काइनेटिक एनर्जी में अगर मास को क्या रखा जाए, अगर मास को कांस्टेंट रखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी और स्पीड का आपस में क्या रिलेशन बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ हमने रिलेशन पढ़ा था, एक मर्तबा वो लेक्चर देख लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, मोमेंटम स्क्वायर बटे 2m, परसेंटेज के न्यूमेरिकल्स वगैरह, मतलब मुझे ज्यादातर एमसीक्यूज यहाँ से मिले थे पास पेपर से, तो मैं ये रिलेशन आपको समझा चुका हूँ। वैसे भी परसेंटेज कैसे सॉल्व की जाए और इस पर एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, ये सारी चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला आपने जहन में रखने हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर m को कांस्टेंट रखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, यानी जितना वो ज्यादा ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा उसमें स्टोर होती जाएगी, जमा होती जाएगी। और जाहिर सी बात है अगर जितनी ज्यादा हाइट पर फेंकना होगा तो ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट आपको याद करने हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। उसके बाद हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल के अंदर मैंने क्या करना है, इस प्रिंसिपल के अंदर मैंने बहुत सारी कंडीशंस को डिस्कस करना है, ठीक है। और आपने इन चीजों को जरा गौर से समझना है क्योंकि मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में एमसीक्यूज करवाए थे उनके साथ भी यहाँ पर कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व किया जाए वो थोड़े से पैटर्न में यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। देखें वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक मैकेनिकल सिस्टम हो, ठीक है, तो मैकेनिकल सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है वो सम होती है, किसका सम होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। K stands for kinetic energy and P stands for potential energy, where T stands for total energy. अब वर्क एनर्जी थ्योरम में जो काइनेटिक एनर्जी का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि भाई किसी भी बॉडी में अगर हम वर्क डन करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी चेंज का क्या मतलब है कि मास चेंज नहीं हो सकता, हाँ उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, क्योंकि आप चेंज ऐसे ही मालूम करते हैं। और वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इसी फार्मूला में हम कहें कि भाई बॉडी ने जो है वो स्टार्ट्स मूविंग किया है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस, समझ लें कि वो रेस से उसने स्टार्ट किया है, तो वी आई किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो हम वी आई की जगह पर जीरो रखेंगे और वी एफ की जगह पर हम वी पुट कर रहे हैं, तो एफ इंटू डी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरीके के साथ अगर एक और एमसीक्यूज आ जाए वो ये हो जाए कि गाड़ी चलती जा रही है विद सर्टेन स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी है उसको लेकिन वो स्टॉप हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर वी एफ की जगह पर जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर माइनस का टर्म आ जाएगा। अब माइनस का क्या मतलब है, माइनस का ये मतलब है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई है, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई है। तो एफ इंटू डी इज इक्वल टू -1/2 mv स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस पर, कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्या मतलब है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है, फिर हम स्टॉपिंग डिस्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा अब डिस्टेंस का और स्पीड का आपस में रिलेशन बनेगा। कह रहा है गाड़ी है जिसकी स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चले मैं यहाँ पर इस चीज को इस साइड एक्सप्लेन कर लेता हूँ, लेट मी। अच्छा ये समझ आया पहला वाला स्टेप, ये वाला, तो ओके। तो मैं यहाँ से इसको क्लियर और रैंक्स करके मैं आपको साइड से समझा देता हूँ। देखिए कह रहा है कि एक गाड़ी है, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। एक गाड़ी है जो सर्टेन स्पीड के साथ जा रही है v1, और v1 की वैल्यू कितनी है, v1 की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या किया, हमने ब्रेक्स अप्लाई किए, वाइल अप्लाइंग द ब्रेक्स, हमने ब्रेक्स अप्लाई किए विद सर्टेन फोर्स या किसी भी चीज से हमने ब्रेक्स अप्लाई किए। तो ये गाड़ी जो है ना स्टॉप हो गई आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया फिर स्टॉप हो गई। तो पहली कंडीशन ये है इसमें। दूसरी कंडीशन मैंने ये दी है कि सेम कार है, ठीक है, और सेम कार की जो स्पीड है वो हमने 60 मीटर पर सेकेंड कर दी, यानी v2 की वैल्यू कितनी कर दी हमने, 60 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर, ओके। तो 60 मीटर पर सेकेंड उसकी रफ्तार कर दी। उसके बाद अगर मैंने सेम ब्रेक्स अप्लाई किए, ब्रेक्स को मैंने चेंज नहीं किया, याद रखिएगा, इफ सेम ब्रेक्स आर अप्लाइड, अगर हमने ब्रेक्स को सेम अप्लाई किया है तो आपने बताना है कि वो कितने डिस्टेंस के बाद जाके रुकेगी। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब ये है, समझ आ गया, ओके। तो ये कंडीशन यहाँ पर गिवन है। तो पहले हम इसका जनरल फार्मूला बना देते हैं। देखें एफ इंटू डी इज इक्वल टू 1/2 mv f स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अगर स्टार्ट हुई है रेस से तो वी आई क्या हो जाएगा, जीरो,
तो 1/2 mv²। F किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड द ma। और मास क्या हो जाएगा कैंसिल, तो d एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर रहा है, इसे रख के डिवाइड करेगा, तो d बराबर हो जाएगा v²/2a। इसमें जो a है ना, a एक्सेलरेशन, वो ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट है, सेम ब्रेक अप्लाई किया ना, एक्सेलरेशन सेम है, तो डिस्टेंस और स्पीड का आपस में क्या रिलेशन बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। तो फार्मूला में हम क्या पुट करेंगे, दो डिस्टेंस d2 डिवाइडेड बाय d1, तो स्पीड भी दो होंगी v2 डिवाइडेड बाय v1। क्यों, क्योंकि d2 न्यूमिनेटर में है तो v2 भी न्यूमिनेटर में, और d1 डिनोमिनेटर में है तो v1 भी डिनोमिनेटर में, और स्क्वायर तो हमें पुट करना है, तो अब वैल्यूज पुट करेंगे, यू गॉट d2 देयर, हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें d2 मिल जाएगा। देखें कैसे, ये d2 सेम रहेगा, ये d1 डिवाइड कर रहा है उसे मल्टीप्लाई करेगा, वैल्यूज पुट करें, v2 का हमारे पास आंसर कितना था 60, और v1 का कितना था 30, उसको स्क्वायर करेंगे, और डिस्टेंस कितना था d1 पहला गिवन है 50 मीटर, करेक्ट वन, 0 0 में खत्म कर दें, 3 का पारा इस पर 2 मरतबा, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये कितना हो जाएगा 200 मीटर्स। तो यहाँ पर 200 मीटर्स, ये 200 मीटर्स, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है 200 मीटर्स। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का मैं एक एमसीक्यू प्रीवियसली करवा चुका हूँ, मुझे याद है, जो पीछे मैंने जो पढ़ाया था, टॉपिक पढ़ाया था वर्क वाला, उसमें मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। इसको गौर से देखें, समझें कि स्टॉपिंग डिस्टेंस में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ भाई, क्लियर हुआ पक्का, आगे की तरफ मूव करें। हाँ, वो मैंने एमसीक्यू जो दिया था, अब इज इट क्लियर? ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस ये क्वेश्चन वो करेगा, तो इस चीज में मैंने इसको हेडिंग भी दे दी है, स्टॉपिंग डिस्टेंस आज। उसके बाद हमने वर्क के बीच में भी एक रिलेशन देख लिया। देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई वर्क चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ठीक है, तो वर्क वन हमने बराबर किया 1/2 mv² माइनस v1², ठीक है। मतलब एक फार्मूला है जिसमें दो वेलोसिटीज हैं, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो हमें फार्मूला चाहिए, तो हमने एक फार्मूला बना दिया एक बॉडी के लिए। फिर हमारे पास दूसरी बॉडी है, उसका जो वर्क डन है वो 1/2 mv2' माइनस v1'2, यानी डिफरेंट वेलोसिटीज है। अगर मुझे इनके दरमियान में रेशियो चाहिए तो 1/2 m खत्म हो जाएगा, बाकी आप इनको डिवाइड कर देंगे, तो ये वेलोसिटीज देकर वर्क पूछ सकता है, ठीक है, जैसे वहां पर वेलोसिटी देकर डिस्टेंस पूछ रहा था, तो ऐसे भी वो एमसीक्यूज की फॉर्मेशन बना सकता है। तो आपने क्या करना है, वैसे बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लाजमी नहीं होता कि जो मैं नोट्स में लिखूं आप उन्हीं चीजों को छापते हैं, नहीं भाई, आप खुद भी खुद इन चीजों को फाइंड कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा मेथड है, मैं आपको मेथड समझाता जा रहा हूँ बस, ठीक है, ओके। उसके बाद हम जो मेजर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अभी, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर मैं आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी दूंगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चलें, मजीद टाइम को जो है वो ज्यादा खत्म नहीं करते, मैं यहाँ पर इस चीजों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं मजीद एक्सप्लेन करता जाऊं। डियर व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखी है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। भाई विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग, अर्थ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, हमने अर्थ के हिसाब से पढ़ना है, तो मैंने पहले आपको डेफिनेशन में अर्थ बता दिया था, वो जो हम ग्राउंड से ऊपर लेके जा रहे थे बॉडी। तो किसी भी बॉडी में एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, जब वो अपनी पोजीशन क्या करे, चेंज करे। समझ आ गई? चलें देख लें अब क्या होगा। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में मैंने एक मास अटैच कर दिया, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच मतलब अपनी तरफ खींचा इस साइड, ठीक है। स्ट्रेच करने में इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, जो किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसी तरीके के साथ हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, हमने इस इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव चार्ज से दूर लेके गए, और अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जैसे अगर इस मास को छोड़ेंगे तो ये मास स्प्रिंग की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके के साथ ये इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, क्योंकि जब हमने इसको दूर किया था ना, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई थी, और उस एनर्जी को हम क्या कह रहे थे, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह रहे थे। इसी तरीके के साथ इस ग्राउंड वाले लेवल से मैं इस ऑब्जेक्ट को कहां लेके जाऊं, ऊपर लेके जाऊं, कहां लेके जाऊं, ऊपर लेके जाऊं, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वो अगेन किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी, जो आप उस पर वर्क डन करें।
इज इट क्लियर? तो तीन किस्म की होती है ना, एक इलास्टिक होती है, एक इलेक्ट्रिकल होती है, एक ग्रेविटेशनल होती है। और ये कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, मैंने पहले भी बताया थे। इलास्टिक कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक भी कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल भी कंजर्वेटिव है। ये कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं जिनमें हम वर्क डन डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इलास्टिक में जो वर्क डन होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, 1/2 kx², ये इक्वेशन होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो वर्क डन होता है, वो वर्क डन बराबर होता है Q इंटू V या डेल्टा V, जो चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आपने अभी फार्मूला पढ़ा, कौन सा? mgh। तो ये फार्मूले बनेंगे यहाँ से। चले, मेरा इन पर कोई डिस्कशन नहीं है, मैं सिंपली पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनाऊंगा। उसके बाद मैंने एक मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे पता चले कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कब हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कब हो रही है। हमें कैसे पता चले कि पोटेंशियल एनर्जी को हम डिक्रीज कब करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को हम इंक्रीज कैसे करेंगे? अब सुनिएगा, कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज होगी। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तब जाके समझ आएगा। जब मैं किसी भी पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करूं और ऑब्जेक्ट अपनी सेम पोजीशन पर वापस लौटे। देखें कैसे सेम पोजीशन पर वापस लौटे। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, सही है, इस स्प्रिंग पर एक मास अटैच कर दिया हमने, ये मास है व्हिच इज अटैच्ड विद दिस स्प्रिंग। जो इस स्प्रिंग के साथ क्या है? अटैच है। हमने इस मास को क्या कर दिया? स्ट्रेच कर दिया, इस तरफ खींच लिया। अब जब ये मास यहां आ गया और अगर इसको छोड़ें, तो ये मास कहां जाएगा? अपनी पोजीशन की तरफ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जब कोई भी बॉडी जिस पोजीशन से डिस्प्लेस करें उस पोजीशन की तरफ लौटे, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। इसका दूसरा एग्जांपल सुने। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है? दूसरा एग्जांपल हम ग्रेविटी की तरफ आते हैं, क्योंकि हमारे पास टॉपिक भी ग्रेविटी के रिलेटेड है। तो ये हमारे पास एक ग्राउंड का लेवल है, हमारे पास जो बॉल है उसकी इनिशियल हाइट ये है, हम उसको लेके गए इस वाली पॉइंट पर, ठीक है, यहां पर लेके गए हम। अब अगर इस बॉल को छोड़ेंगे तो बॉल कहां लौटेगा? अपनी पोजीशन की तरफ लौटेगा। हाँ, उससे दूर भी जाएगा, लेकिन अपनी पोजीशन की तरफ तो लौट रहा है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी अगेन क्या होगी? बढ़ेगी इस केस में। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने का कॉन्सेप्ट ये है, समझ आ रहा है? अगर वो अपनी पोजीशन की तरफ लौटे तो आप समझ जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। उसके बाद चार्जेस के केस में देखें, चार्जेस के केस में क्या होगा? मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। समझ आ गई? अब ये इनकी इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है? इनकी इनिशियल पोजीशन है। अगर हम इनको छोड़ दें ऐसे, अगर हम इनको छोड़ दें, तो क्या ये अपनी इनिशियल, क्या अपनी पोजीशन की तरफ लौटेगी? नहीं, बल्कि ये तो एक दूसरे की तरफ जाएंगी। मतलब ओरिजिनल पोजीशन कुछ और है, ओरिजिनल पोजीशन कुछ और है, लेकिन एक दूसरे की तरफ जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसी तरीके के साथ अगर मेरे पास सिमिलर चार्जेस हो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, और इनको यहाँ पर रखा जाए, तो क्या ये अपनी पोजीशन की तरफ लौटेंगी? नहीं, एक दूसरे को धक्के लेंगी। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ग्राउंड का एक और एग्जांपल ले लें। ये ग्राउंड है और बॉल की ओरिजिनल पोजीशन ये है, सही है। मैंने इस बॉल को यहाँ पर लेके आया, यहाँ पर। अब बॉल को छोड़े तो क्या बॉल ऊपर की तरफ जाएगा? अपनी पोजीशन की तरफ जाएगा? नहीं, नीचे की तरफ आएगा। इसका क्या मतलब होगा कि अगेन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो पोटेंशियल एनर्जी इन केस में क्या हो रही है? डिक्रीज भी हो रही है, इंक्रीज भी हो रही है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अगर वो अपनी पोजीशन की तरफ लौटे तो बढ़ेगी, अगर अपनी पोजीशन की तरफ ना लौटे तो नहीं बढ़ेगी, यानी डिक्रीजेस। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। समझ आ गया? चलें, अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ग्राउंड का लेवल लिया, कुछ स्प्रिंग का केस लिया, कुछ चार्जेस का केस लिया। इन्हें हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ऐसे डिस्क्राइब नहीं हो सकती जब तक आपने रेफरेंस पॉइंट नहीं ली। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये कि विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग, किसी ने किसी चीज के हिसाब से हमें देखना है। जैसे हम जमीन के हिसाब से, तो मैंने कहा था विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, विथ रेस्पेक्ट टू स्प्रिंग, विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग एल्स। तो इस हिसाब से हम इन चीजों को मेजर कर सकते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट लेना यहाँ पर लाजमी है, ये थोड़ा याद रखिएगा। उसके बाद हमने जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था, वो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था? mgh। अब यहाँ पर इसकी एक वैलिडिटी है। अब वो वैलिडिटी क्या कहती है? वो ये कहती है कि g की वैल्यू चेंज हो सकती है। g की वैल्यू जमीन पर 10 है, लेकिन जब हम उसे ऊपर जाएंगे ना, तो g की वैल्यू चेंज होगी, वेरीज एज वी गो अप। अगर g की वैल्यू वेरी होगी तो ऑब्वियसली mgh नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वैलिड है। जाहिर सी बात है, उससे दूर जाएंगे तो वो तो कम होगी ना। तो mgh इन चीजों के हिसाब से वैलिडिटी नहीं दिखाता। तभी हम कौन सा कॉन्सेप्ट लेते हैं? तभी हम लेते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट लेते हैं? एब्सोल्यूट,
ठीक है, अब एब्सोल्यूट क्या है इस चीज को देख लेते हैं, लेकिन ये वैलिडिटी याद कीजिएगा कि जी की वैल्यू वेरी होती है जब हम हाइट की तरफ जाते हैं, तो वहां पर जो है ना एमजीएच की परफेक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलती। अच्छा, उसके बाद एक और भी है यूनिफॉर्मिटी, तो मैं इसको मजीद डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, मैं अपने टॉपिक पर ही जाऊंगा। देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसकी डेफिनेशन पर आते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा हम इस ग्राफ को देख लेते हैं कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसका मतलब क्या है। चले पहले मैं डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ, उसके बाद हम देख लेते हैं। ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगेन आपने वर्क डन करना पड़ेगा होगा। कौन वर्क डन करेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड, जमीन के अराउंड जो फील्ड होती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, वो वर्क डन करेगी। कौन सा वर्क डन करेगी? इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेगी कहां से? फ्रॉम द पॉइंट टू इंफिनिटी, पॉइंट से इंफिनिटी तौर उसको क्या करेगी? डिस्प्लेस करेगी। वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो, यानी इंफिनिटी पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? जीरो है। इंफिनिटी पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम क्या कंसीडर करते हैं? जीरो कंसीडर कर लेते हैं। अब हम उस फिगर की तरफ चलते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन कैसे और किस लॉजिक में बन सकती है। चलें, तो ये डेफिनेशन को थोड़ा सा जहन में रखिएगा। आप देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर हमारे पास एक अर्थ है, यहाँ पर हमने इस अर्थ को, जाहिर सी बात एक ही अर्थ होती है, तो हमारे पास अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है। हमने अर्थ के सेंटर से ऊपर कुछ पॉइंट्स बना दी, ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये अप टू n है, और n को हम क्या डिस्कस करेंगे? रेफरेंस पॉइंट। और हमारे पास यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट कौन सी है? इन्फिनिटी है। अच्छा, उसके बाद ये जो आपको 1 और 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस नजर आ रहा है ना, इस डिस्टेंस को आपने 100 स्मॉल रखना पड़ेगा, लार्जर नहीं रखना पड़ेगा। 100 स्मॉल डिस्टेंस हम क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारे पास जो जी की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, वो वेरी ना करे, बिल्कुल स्मॉल। ठीक है, तो हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब इन्फिनिटी की रेफरेंस पॉइंट लेना लाजमी है, क्योंकि देखें भाई 1 के हिसाब से भी एन वाली पॉइंट इन्फिनिटी है, तो 2 वाले के हिसाब से भी इन्फिनिटी है, 3 वाले के हिसाब से भी इन्फिनिटी है, चौथा होगा उसके हिसाब से भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक पर तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो है इन्फिनिटी पर, बाकी किसी भी पॉइंट पर आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिटरमाइन करनी होगी। अब जमीन के सेंटर से लेकर पॉइंट 1 तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने R1 कहा। जमीन के सेंटर से लेकर 2 तक का जो डिस्टेंस है वो R2 के बराबर है। ठीक है, और अगर मुझे 2 और 1 के बीच में डिस्टेंस चाहिए, मुझे किसके बीच में डिस्टेंस चाहिए? 2 और 1 के बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो वो क्या होता है? वो होता है चेंज ऑफ R। और चेंज ऑफ आर आप कैसे डिटरमाइन करते हैं? डेल्टा आर। और डेल्टा आर कैसे हम मालूम करते हैं? कि बड़े डिस्टेंस से हम छोटा डिस्टेंस माइनस करते हैं, यानी कि इट इज R2 माइनस R1। तो बड़ा डिस्टेंस R2 था और छोटा डिस्टेंस हमारे पास R1 है, तो R2 माइनस R1 करेंगे। इसी तरीके के साथ वो 3 पर होता तो R3 होता। उसके बाद हमने क्या किया? हमने कहा कि 1 और 2 के बीच में भी कोई एक सेंटर पॉइंट होगी, उसका डिस्टेंस हमने R फिक्स किया। तो आपको ये जो R नजर आ रहा है ना, इट इज अ सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2। तो कुछ डिस्टेंस आपने याद करने होंगे, मैं छोटे एक मरतबा रिपीट कर लेता हूँ। R1 1 पॉइंट का डिस्टेंस है, R2 2 का डिस्टेंस है, डेल्टा R चेंज ऑफ डिस्टेंस है, और ये जो खाली मैंने R लिखा है ये 1 और 2 के बीच में, जो हम एवरेज निकालने में काम निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा डिस्टेंस को यहाँ पर समझ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डिस्टेंस की वैल्यूफिकेशन में यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ये थोड़ी सी मैथमेटिकल डेरिवेशन है, मैं ओवरव्यू देता जा रहा हूँ। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखें, डेल्टा आर किसके बराबर हुआ? R2 माइनस R1। ठीक है, तो R2 किसके बराबर हुआ? माइनस का R1 इस साइड आएगा तो प्लस का, डेल्टा आर प्लस R1। अब ये जो हमने उसके बीच में मालूम किया था R, वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो R2 है इसकी जगह पर आपने डेल्टा R प्लस R1 पुट कर देना है, तो R2 की जगह पर पुट करेंगे डेल्टा R प्लस R1। ये R1 और ये R1 क्या हो जाएगा? 2R1, इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे, और डेल्टा R को भी आपने 2 के साथ डिवाइड कर देना है। अब 2 गेट कैंसिल, तो R किसके बराबर होगा? R1 प्लस डेल्टा R1। सही है। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आप पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या होता है? GM स्मॉल m बटे R स्क्वायर। तो इस R को हमने स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर में मैं जो है ना कंप्लीट स्क्वायरिंग का फार्मूला यूज करूंगा, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर। देखिए मैं मजीद जो है ना डेरिवेशन पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको ओवरव्यू समझाता जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर डेल्टा आर ऑलरेडी स्मॉल है, जो मैंने कहा था ना उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो स्मॉल रखना पड़ेगा, तो स्मॉल का स्क्वायर ऑलरेडी स्मॉल निकलेगा। जैसे मैं आपको कहूँ 0.1 इसका स्क्वायर करें, तो 0.1 का स्क्वायर कितना आएगा? 0.01, यानी कि ये और छोटा हो गया। तो हायर पावर्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं, यानी आर स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा डेल्टा आर स्क्वायर का, बाकी बचेगा ये 2 गेट कैंसिल, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा आर। और डेल्टा आर किसके बराबर है? R2 माइनस R1 के, तो R1 को R2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, R1 को
माइनस R1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो R स्क्वायर किसके बराबर हुआ, R1 इंटू R2। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम अच्छा वर्क किसका होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही बात हुई, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है, Gm, m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है, और R स्क्वायर R1 R2 के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट क्या था, चेंज ऑफ R, सही है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर एंगल भी बनेगी विच इज कॉस ऑफ थीटा। वो कॉस ऑफ थीटा कैसे डिटरमाइन करेंगे उसको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की जगह पर रखेंगे आपने R1 R2, और डेल्टा आर क्या है, R2 माइनस R1, सही है। अब ये जो वर्क डन है ना, ये नेगेटिव होगा। अब सुनिएगा नेगेटिव कैसे होगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये समझ आ गया। देखिए मैं इसको मैथमेटिकल ज्यादा डेरिवेशन नहीं करूंगा, मैं फाइनल इक्वेशन बता दूंगा अभी आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से हम डेरिवेशन करते जाएंगे। फिर ये R1 R2 इसको भी डिवाइड करेगा, R2 को और R1 को डिवाइड करेगा। तो आप ऐसे ही इनकी केस को डिफाइन करते जाएंगे। उसके बाद ये देखें हम वर्क डन को नेगेटिव कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो एक हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक आपके पास क्या है, डेल्टा आर विच इज अ डिस्टेंस। देखिए डेल्टा आर क्या है, R2 माइनस R1। तो यहाँ पर जो डेल्टा आर हम पॉइंट को लेके जा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लेके जा रहे हैं R1 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो नीचे की तरफ ही लगता है, जाहिर सी बात है। तो दोनों के बीच में एंगल कितनी बनेगी, 180, और 180 क्या होती है हमारे पास, नेगेटिव। तो आपने जो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो इक्वेशन बनेगी किसकी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की, उसमें आप क्या पुट करेंगे, माइनस पुट करेंगे, जी एम एम डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में जस्ट आर आएगा और कुछ भी नहीं। तो डब्ल्यू को आप कहेंगे यू, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो बराबर होगी माइनस Gmm डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, G माइनस Gmm अपॉन आर। ये माइनस कहाँ से आई, फार्मूला के अंदर आई, मैंने आपको बता दिया वो कैसे हम फाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसकी रेफरेंस पॉइंट जमीन का सरफेस नहीं है। इसकी रेफरेंस पॉइंट हमने कौन सी ली है, इन्फिनिटी। जमीन का सरफेस क्यों नहीं है, क्योंकि जमीन का सरफेस परफेक्टली फ्लैट नहीं है भाई। परफेक्टली फ्लैट यानी कि कुछ ऐसे इलाके हैं जो हमसे थोड़ा सा नीचे हैं, तो कुछ हमसे ऊपर हैं। तो जो हमसे ऊपर हैं, क्या उनकी पोटेंशियल एनर्जी हमसे ज्यादा होगी, वो तो कहेगा ना हम भी जमीन के लेवल पर ही हैं, समझ आ रहा है। तो वो फ्लैट नहीं होने की वजह से हम रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी पे लेके जाते हैं। तो ये आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल। मैं ज्यादा इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, अगर कोई एमसीक्यू देगा तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये m जो है वो मास ऑफ अर्थ है, ये स्मॉल m उस बॉडी का मास है जो आप लेके जा रहे हैं, और r आपके पास क्या है, उनके बीच में डिस्टेंस है। तो ये कॉन्सेप्ट रहा हमारे पास किसका, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई हो। उसके बाद मेरे हिसाब से कि इसका लास्ट टॉपिक ही होगा, हाँ ये इसका लास्ट टॉपिक है, और इसके फाइनली कुछ एमसीक्यूज हैं। और लास्ट टॉपिक आपके पास क्या है, लास्ट टॉपिक आपके पास है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि आप काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में जो है ना वो इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। भाई वो एनर्जी जो मोशन में हो उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला आपको पता है, ये इसके यूनिट है, जोल, इर्ग एंड कैलोरीज। एक कैलोरी में कितने जोल्स होते हैं, 4.12 जोल्स। एक जोल में कितने इर्ग होते हैं, 10⁻⁷, ठीक है। और उसके बाद अच्छा काइनेटिक एनर्जी पर आते हैं, लेकिन उसके बाद एक और कंसीजन देखें। अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो किसी स्टेट की वजह से स्टोर होती है। तीन किस्म की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी q डेल्टा v जो मैंने पहले बता दिया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx²। तो ये थोड़ा सा समझिएगा इन चीजों को। उसके बाद कोई बॉडी जिसके पास एनर्जी है तो उसके पास लाजमी नहीं कि मोमेंटम हो। देखें मैं आपको कहूं कि ये ग्राउंड का लेवल है, और मैंने यहाँ पर इस ईंट को रख दिया, तो अब क्या इस ईंट के पास कोई मोमेंटम है, नहीं, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू स्पीड। तो ये तो मूव ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पर इसकी मोमेंटम क्या है, 0। क्या इसके पास एनर्जी है, तो है, और कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि बॉडी कैन हैव एनर्जी, एनर्जी हो सकती है विदाउट मोमेंटम, जबकि मोमेंटम नहीं हो सकती। दूसरी पॉइंट क्या है कि कैन नॉट हैव अ मोमेंटम विदाउट एनर्जी, मतलब मोमेंटम तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके पास एनर्जी। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एक एमसीक्यूज है, तो मैंने इसको एमसीक्यूज की फॉर्मेशन में पुट कर दिया यहाँ पर। अच्छा क्या कहता है इस एमसीक्यूज में, इस एमसीक्यूज में कहता है कि हमारे पास एक कंप्लीट हाइट है ग्राउंड के लेवल से, ये सर्टेन पॉइंट पर, और उस हाइट को हम h कह रहे हैं। और हमारे पास कोई एक बॉडी है जो यहाँ पर है 3/2 h के बराबर है, यानी इस पॉइंट पर है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए द रेशियो बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो चाहिए। तो टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब जो टोटल एनर्जी है वो उस पॉइंट के हिसाब से जो उसकी लोकल पॉइंट है, मतलब एक्चुअल पॉइंट, तो एच वाली तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? mgh। और पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट की चाहिए हमें? 3/2 वाले फॉर्म में, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3/2 mgh, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो आपको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये प्लस का आउटसाइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी mgh माइनस 3/2 mgh, ठीक है। अब mgh आपने कॉमन निकालना है इसका, mgh कॉमन निकालें तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा? 3/2, तो ये बन जाएगा mgh, और 1 माइनस 3/2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आना चाहिए जो है 1 की टेबल 2 पर जो है वो 3/2 mgh, तो ये mgh की फॉर्मेशन है, सही किया है। टोटल एनर्जी विच इज mgh, पोटेंशियल एनर्जी 3/2 mgh, काइनेटिक एनर्जी, ये प्लस का आउटसाइड जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, माइनस 3/2 mgh, तो mgh इज 1 माइनस 3/2, ठीक है। तो इसकी एलसीएम क्या निकलेगी? इसकी एलसीएम निकलेगी जाके -1/2, तो ये हमारे पास ये बने। चले उसके बाद हमें क्या, अच्छा मतलब -1/2 mgh। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको रेशो मालूम करना है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनी? -1/2 mgh मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में चेंज करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2/3 mgh, ठीक है। तो 2 में कैंसिल, बाकी बचा 1/3 mgh, mgh में कैंसिल, तो 1/3। तो ये ऐसे आपने इस रिलेशन को डिटरमाइन करना है। उसके बाद हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की इस इंटर कन्वर्जन के अंदर। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सी है? वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ एमसीक्यूज के फॉर्मेशन में। देखें, इनको थोड़ा सा समझिएगा। हमारे पास ये एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड का एक लेवल है, तो यहाँ पर ग्राउंड है, ठीक है। हमने इस ग्राउंड पर कुछ ऊपर पॉइंट्स बना दी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ग्राउंड वाली पॉइंट को हमने सी कंसीडर कर दिया। भाई जब वो पॉइंट ए पर था तो मूव नहीं करेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh, तो टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? mgh, सही है। जब वो उस पॉइंट से नीचे की तरफ आया तो उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी आ गई vba, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? 1/2 mvb स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? देखें, टोटल हाइट के हिसाब से लेंगे, और मुझे इस पॉइंट पर चाहिए, तो टोटल हाइट किसके बराबर है? mgh, तो mgh से मैं क्या करूंगा? ये वाला पोर्शन माइनस करूंगा, तब मुझे यही वाली फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो h माइनस एक्स, ये वाला पोर्शन जो है आपको नजर आया, इसको मैं माइनस करूंगा, तभी हमें ग्राउंड के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्राउंड के लेवल के हिसाब से ले रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी को हम ऊपर वाली पॉइंट के हिसाब से ले रहे हैं। तो ग्राउंड के हिसाब से लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1/2 mvb स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस एक्स आ जाएगा। अब vb स्क्वायर का आंसर चाहिए, और ये हमें कैसे आंसर मिलेगा? ये मिलेगा इक्वेशन ऑफ मोशन से। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, सही है। इनिशियल स्पीड कितनी थी va पर? 0, तो ये हो जाएगा खत्म। तो इसको मैं vb कह देता हूँ, vb स्क्वायर इज इक्वल टू 2a को g कर देते हैं और s को x कर देते हैं, 2gx। तो vb स्क्वायर की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? 2gx, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी? mgx। यानी अगर आपको x की वैल्यू दी जाए तो आप यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं। और अगर ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0, क्योंकि हाइट है ही नहीं। और काइनेटिक एनर्जी उस स्पीड के हिसाब से लेंगे, तो स्पीड यहाँ पर vc स्क्वायर बन जाएगी जो ग्राउंड पर आएगा। तो अगेन क्या से फार्मूला फाइंड करेंगे? अगेन हम फाइंड करेंगे 2gx इज इक्वल टू vc स्क्वायर माइनस, इनिशियल वहां से जब आया था तो वो va स्क्वायर से आया था, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो vc स्क्वायर किसके बराबर हुआ? vc स्क्वायर बराबर हुआ 2gx के, सॉरी, जो उसने टोटल हाइट कवर की, तो ये 2gh हो जाएगा, क्योंकि वो va से आया है vc तक, तो 2gh हो गया। तो vc स्क्वायर की जगह पर 2gh रखेंगे, तो 2 गेट कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी mgh, तो टोटल एनर्जी फिर भी क्या मिली? mgh। यानी ऊपर वाली पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी mgh थी, और नीचे वाली पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी क्या है? mgh, ठीक है। उसके बाद इसकी एक और फॉर्मेशन होती है कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा उतना काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा? गेन आएगा। पोटेंशियल एनर्जी की लॉस आप ऐसे निकालते हैं mgh1 माइनस h2, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा याद कीजिएगा कि जो h1 हाइट होगी इट इज ग्रेटर देन h2, और जो v2 स्क्वायर स्पीड होगी वो v1 से ज्यादा होगी इस केस में। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने याद करना पड़ेगा इस इंटर कन्वर्जन के केस के अंदर। देखिए आगे चल के एमसीक्यूज हैं, इस एमसीक्यूज को हम देख लेते हैं।
ये हमारे पास एक गिवन एमसीक्यूज है जिसमें क्या कहता है, जिसमें कहता है कि ग्राउंड लेवल से जो है ना, ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये एक पूल है, ये एक स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल से ऊपर एक बंदा खड़ा है एक सर्टेन हाइट पर h1 व्हिच इज 10 मीटर। यहाँ से उसने जंप किया, जब वो 5 मीटर की हाइट तक पहुंचा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी। तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर इसकी स्पीड क्या है, इनिशियल 0, ठीक है। तो चले हम निकाल लेते हैं भाई, एम जी h1 माइनस h2, यही था ना, h1 माइनस h2, और काइनेटिक एनर्जी में हम क्या पुट कर रहे थे, 1/2 mv², क्योंकि वो तो फिर खत्म हो जाएगा ना जो इसकी इनिशियल रफ्तार थी, तो खत्म कर दें उसको। उसके बाद हम इन केसेस को इनको डिटरमाइन करेंगे कि मास वाला टर्म मास में खत्म हो जाएगा, सही है। और जी का आंसर कितना आता है हमारे पास 10, h1 कितना है 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2 v², और ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1/2 v², तो ये हो जाएगा 50, 50 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 100, करेक्ट है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 50, हाँ सही हो गया। v², तो v का आंसर क्या आएगा, अंडर रेटिकल 100, और 100 का अंडर रेटिकल कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मतलब जब h1 हाइट h2 हाइट पर पहुंचेगा 5 मीटर पर, तो उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे मालूम करते हैं, समझ आ गया। चलें, उसके बाद एक और एमसीक्यूज है जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और आई गेस ये फाइनल है। हाँ, अब ये एमसीक्यूज कुछ इस तरीके के साथ आते हैं, लॉस एनर्जी वगैरह में पूछ लेते हैं, तो मैं ये भी कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। देखिए, हमारे पास एक बॉल है सर्टेन हाइट पर, यहाँ पर h1 पर, हमने उसको हिट किया तो ग्राउंड के साथ हिट करके वो थोड़ा सा ऊपर आया h2 वाली हाइट पर। अब हमें कह रहा है कि वो सेम हाइट पर नहीं है, तो कुछ एनर्जी लॉस हुई होगी। उस लॉस ऑफ एनर्जी को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, h1 माइनस h2 डिवाइडेड बाय h1 मल्टीप्लाई बाय 100। जो टोटल हाइट होगी वो h1 होगी, माइनस h2 करेंगे, डिवाइडेड बाय h1 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे जो इसकी टोटल हाइट है वो 10 मीटर है, और वो 5 मीटर ऊपर आया है, ठीक है। तो चेंज ऑफ लॉस इन एनर्जी कितना आएगा, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो इसका खत्म कर दें, जीरो इसका खत्म कर देंगे, 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 50%। वैसे भी देखें वो 10 मीटर की हाइट पर थी पहले, तो 5 ऊपर आया था, तो 5 तो वो कम हुआ होगा ना, तो मतलब 50% हो गया। तो ये था मतलब जब नॉन रेजिस्टिव मीडियम हो, मतलब कोई रुकावट ना हो। लेकिन अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो तो हम फ्रिक्शन का जो पॉइंट है ना वो उसमें ऐड कर देंगे। mgh वो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और माइनस जो fh वो क्या है, वो है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, और वो नेगेटिव होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि वो अपोजिशन करता है। तो माइनस fgh रखते हैं, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस होती है, तो एयर रेजिस्टेंस भी जो है वो फ्रिक्शन के अपार्ट पर काम कर सकती है। माइनस FH कर देते हैं F4 से, और H क्या है कि वो सर्टेन जो हाइट कवर कर रहा है, वो बराबर होता है 1/2 mv²। एक पास्ट पेपर का एमसीक्यू था जिसमें इक्वेशन पूछी गई थी इन फ्रिक्शन में, तो mgh किसके बराबर आ जाएगा, ये माइनस का उस साइड चला जाएगा प्लस का, तो 1/2 mv² प्लस FH। तो यही एमसीक्यू था जिसमें उसने इक्वेशन पूछी थी। तो इसी के साथ ये एनर्जी का टॉपिक होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह बाकी लास्ट टॉपिक बचा है पावर, वो भी आज ही जो है हमें अपलोड करना है। So I hope that you got this concept clearly. तो चलें, आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।